Hello, myself Ankit Roy. I am from Gaya, Bihar, and I have done my masters from IIT Delhi. I will be teaching you three topics today. The first one will be gravity. Then I will teach you properties of central force motion. And lastly, at the very end, I will briefly discuss about Kepler's law of motion. तो चलो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ. ग्रेविटी कहते हैं किसको? व्हाट इज ग्रेविटी? आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी चीज़ या कोई भी आप प्रॉपर्टी देखते हो यूनिवर्स में तो वो सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है. तो अगर आप किसी भी चीज़ को देखो तो मान लो आप किसी से भी पूछो या वो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो वो भी ये बताएगा कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो अगर उसको मैं ऐसे छोड़ूं तो हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है. ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं इसे छोड़ूं, ये ग्राउंड है तो ये हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है. तो लोग तो ये जानते थे कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है, पर कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जाता क्यों ऐसा है कि ऑब्जेक्ट अगर मैं छोड़ूं तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है. ये ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों नहीं गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता? अगर आप अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको नीचे की तरफ ही आता है. तो इस फोर्स को सबसे पहले समझाने की कोशिश की सर आइजैक न्यूटन ने, और उन्होंने बताया कि एक जब दो मास होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है इन दोनों के बीच इसको हम कहते हैं ग्रेविटी. और ये मास पे डिपेंड करता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, पर मास की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता. अगर उसे ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे ऑब्जेक्ट हो या फिर आप बड़े ऑब्जेक्ट हो. जो बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का वो अगर इस चौक पे लग रहा है तो वो मून पे भी वही लगेगा. ये बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा. ये है ग्रेविटी. और ग्रेविटी जो होता है वो फोर्स अट्रैक्टिव होता है, वो हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा, वो कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता. वो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि अट्रैक्टिव होता है और वो प्रोपोर्शनल होता है मास से. अगर ये मास m1 है और ये मास m2 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है F it will be proportional to mass m1 proportional to mass m2 and inversely proportional to square of the distance between the two objects. अगर ये डिस्टेंस r है तो इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो अगर हम इसको कंपाइल करें तो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर. ये होगी आपकी ग्रेविटी जो कि मास पे डिपेंड करती है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है. अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखें देन द फोर्स विल बिकम G m1 m2 by r स्क्वायर. यह G जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमने एक्सपेरिमेंट से बाद में पॉइंट किया उसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये जो इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आप देख रहे हो कि इसके ऊपर फैक्टर है -11 का, जिसके कारण ये बहुत ही छोटी अमाउंट है जो ग्रेविटी को वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर बनाती है. 4 फोर्स फंडामेंटल फोर्स होते हैं. पहला होता है ये ग्रेविटी, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इन चारों में सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होती है वो ग्रेविटी होती है हमारी, और वो इस कारण से होती है क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप देख रहे हो बहुत ही छोटी है. तो अगर मैं इसको इस साइड में लिख दूँ, सबको हटा रहा हूँ मैं एक सेकेंड, और मैं एक फॉर्मूला की तरह लिख दूँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर. और ये जो प्रॉपर्टी है फोर्स की ये हर जगह अप्लाई करती है. ये सेम फोर्स आपको सन के अराउंड अर्थ को रिवॉल्व कराएगी, ये सेम फोर्स अर्थ के अराउंड मून को रिवॉल्व कराएगी, ये सेम फोर्स सन को किसी बड़े सन के अराउंड रिवॉल्व कराएगी. ये फोर्स इंडिपेंडेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये हमेशा हर जगह वैलिड होती है.
इस फोर्स की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ये फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाती है। और इस सेंट्रल फोर्स को अगर मैं बताऊं कि क्या होती है सेंट्रल फोर्स, अगर मैंने बताया आपको कि मासेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, अगर मैं इस बॉडी को इसके एक सेंट्रल से जहाँ पे इसकी पूरी मास कंसंट्रेट करके हटा दूँ और इस बॉडी को इसके पूरे एक सेंटर से हटा दूँ, तो भी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये मास m1 है, ये मास m2 है और ये भी मास m1 है, ये भी मास m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के सेंटर पे अट्रैक्टिव होती है। ये हो गया ये सेंट्रल फोर्स क्यों है ग्रेविटी। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल फोर्स ग्रेविटी है तो उस सेंट्रल फोर्स ऑफ ग्रेविटी की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सेंट्रल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि ग्रेविटी अगर एक सेंट्रल फोर्स है तो अपनी प्रॉपर्टी क्या है। तो जो सेंट्रल फोर्स होती है उसके टॉर्क 0 होती है, उसके अराउंड जो अगर सेंट्रल फोर्स है तो उसके अराउंड टॉर्क 0 होती है। अब आप पूछोगे कि टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क वो एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमने में मदद करती है। और ये जो सेंट्रल फोर्स है ये हमेशा अपने अराउंड टॉर्क को 0 रखती है। इसी कारण से सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव भी होती है, उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होती और वो 2 डायमेंशनल भी होती है। पर ये टॉर्क 0 आई कैसे, आप ये पूछोगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि टॉर्क जो है, मान लो मैंने इस पॉइंट के अराउंड एक ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कराया, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ गया, ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये मान लो m2 है, ये मास m1 है, इस पॉइंट के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है। इसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, इसकी एक पोजीशन वेक्टर होगी जिसको r कैप कहेंगे। और ये क्योंकि ग्रेविटी के कारण रिवॉल्व कर रहा है तो ये सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव है, तो ये फोर्स इस तरफ आएगी जो कि -F कहेंगे। लाइक ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको टॉर्क कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो टॉर्क है, इसको हम डिफाइन करते हैं r क्रॉस फोर्स, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स। अब ये जो r है इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में तोड़े मैग्नीट्यूड के साथ तो ये r डॉट r कैप आएगी। ये जो r कैप देख रहे हो आप, ये इसकी पोजीशन वेक्टर है और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दिया और ये f है। अगर हम इस फोर्स को मैग्नीट्यूड और वेक्टर में तोड़े तो ये Fr माइनस r कैप, ये यहाँ पे माइनस देख रहे हो, ये माइनस इस कारण है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्टिव होती है, तो ये फोर्स इस तरफ से करेगी। अगर मैं इसको आगे कैलकुलेट करूं तो Fr डॉट r कैप क्रॉस माइनस r कैप, ये जो फोर्स है r कैप माइनस r कैप, ये आप जानते होंगे कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का अगर ये सेम क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं, अगर किसी भी पोजीशन वेक्टर को उसके अराउंड क्रॉस करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। इस कारण से जो टॉर्क है ये वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। अगर ये टॉर्क 0 आएगी तो इससे ये भी पता चलता है कि इसकी एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगी। जो एंगुलर मोमेंटम है वो m r क्रॉस v ये कांस्टेंट रहेगी। तो हमने ये फॉर्मूला आपको बताया ताकि आप ये समझ लो कि सेंट्रल फोर्स जो है उसके अराउंड टॉर्क हमेशा 0 रहती है, उसके अराउंड सेंट्रल फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिख दिया m r क्रॉस v और वो भी कांस्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा केपलर लॉ। अभी तक तो हमने बात की थोड़ी मैथ्स की और सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी की और ग्रेविटी की, पर फिजिक्स इस तरह से इवॉल्व तो हुई नहीं थी। मैथ्स तो चलो बाद में आया, उसके पहले तो लोगों को पता चलना था कि
ऑब्जेक्ट कैसे रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। बहुत लोग पहले से सोचते थे कि अर्थ जो है सेंटर है यूनिवर्स का, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ही सोचते हैं हमेशा कि हम ही हैं सेंटर यूनिवर्स के। तो पहले लोग यही सोचते थे कि हम ही हैं सेंटर, अर्थ ही है सेंटर, और सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। पर बाकी फिर एनलाइटमेंट पीरियड आया, उसके बाद लोगों ने बताया, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए कि नहीं ऐसा नहीं है, सन ही अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकती, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो उसके साथ साथ फिर लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि रिवॉल्व तो कर रही है पर कौन सा मोशन है, इलेप्टिकल मोशन है, सर्कुलर मोशन है। तो केपलर से पहले जिन्होंने बताया अपने ऑब्जर्वेशंस से कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड और अर्थ रिवॉल्व कर रही है इलेप्टिकल मोशन में। उनका पहला लॉ यही था कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड इलेप्टिकल मोशन में। ये इलिप्स है और इसकी दो फोकस होती है, F1 F2, ये माइनर एक्सिस होती है और ये मेजर एक्सिस होती है। और ये नियरेस्ट पोजीशन होता है अगर मान लो सन इस फोकस के अराउंड है और अर्थ यहाँ पे है तो ये नियरेस्ट पोजीशन होगा और इसको कहेंगे पेरिहीलियम। और अगर अर्थ यहाँ पे इस पॉइंट तो ये फारदेस्ट अवे फ्रॉम अर्थ होगा, सन होगा, ये देख रहे हो आप, ये फारदेस्ट अवे है, इस पॉइंट को कहेंगे एपीहीलियम। तो पहला लॉ जो है केपलर का यही है कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में और वो सन इन दोनों फोकस पे किसी एक फोकस में होगा, या तो इस फोकस पे होगा या तो इस फोकस पे होगा, और सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करेगी। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा लॉ जो केपलर ने दिया था। दूसरा लॉ केपलर का सिंपल टर्म में ये है कि अर्थ जो डिस्टेंस कवर कर रही है, अर्थ अगर सन के अराउंड कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लो अर्थ यहाँ पे है और पोजीशन वेक्टर सन के अराउंड ऐसा है, अगर इस पॉइंट पे अर्थ है और एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है अर्थ एक सर्टेन टाइम में, मान लो dt टाइम में, इस t टाइम पे यहाँ पे थी अर्थ, अब इस टाइम में t प्लस dt में अब अर्थ की पोजीशन ऐसी होगी। अब ये जो एरिया कवर करेगा ना अर्थ, ये जो dA एरिया होगा ये इक्वल होगा सेम टाइम में अगर अर्थ यहाँ पे है और वो यहाँ पे आएगा dt टाइम में। ये जो एरिया होगी अर्थ की सन के अराउंड ट्रैवल करने में, ये जो एरिया होगी dA1, अगर इसको मैं कहूँ dA2, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब जो ये एरिया सन के अराउंड अर्थ टाइम में रिवॉल्व करने में लगा रहा है dt टाइम में, वो एरिया इसके अराउंड रिवॉल्व करने में इक्वल आएगी, dA1 इक्वल टू d। अब ये तो उन्होंने बोल दिया, पर इसको हम माने कैसे? तो सिंपल फॉर्मूला है, इसके एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो dA1 है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा हाफ, ये जो पोजीशन है अर्थ की सन के अराउंड इसको कहेंगे r क्रॉस v, इसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी अर्थ की सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय dt, r क्रॉस v डॉट dt। अगर हम इसको यहाँ ले आए dt को, तो dA बाई dt इज इक्वल टू हाफ r क्रॉस v। अब इसको अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों टाइम m से, जो कि मास है अर्थ के, उससे मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, dA बाई dt इक्वल m r क्रॉस v बाई 2m। अब ये जो आपने इक्वेशन देखा, ये इक्वेशन सेम देखा नहीं लग रहा? यही इक्वेशन मैंने निकाला था अभी इसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए सेंट्रल फोर्स के अराउंड, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी के कारण सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो सिमिलरली ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगा रहा है, तो सेंट्रल फोर्स के कारण भी लगा रहा है एक तरीके से। तो ये एंगुलर मोमेंटम
से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और हमने अभी जस्ट प्रूव करा कि ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये कांस्टेंट है, जो कि मैंने बताया आपको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, प्रूफ कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ जो कि चेंज तो होगा नहीं, अगर मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है तो हमें ये पता चल रहा है कि dA/dt भी एक कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं करेगा, चाहे वो एरिया ये वाली एरिया हो या चाहे ये वाली एरिया। अगर अर्थ dt टाइम या t टाइम में एक सर्टेन डिस्टेंस करेगा कवर, और वही अर्थ अगर मान लो यहाँ से यहाँ आने में dt टाइम में डिस्टेंस कवर करे तो ये तीनों एरिया इक्वल होंगे, क्योंकि dA/dt इज कमिंग टू बी कांस्टेंट। ये था केपलर्स का सेकंड लॉ। एंड देन फाइनल एंड लास्ट लॉ जो केपलर ने दिया था इसको कहते हैं करेक्ट, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू AQ। ये यहाँ पे आपको मेजर एक्सिस के डिस्टेंस है, मेजर एक्सिस है। अब हम इसे सिंपल टर्म्स में करेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो हम सिंपली इसको अर्थ और मून के रिलेशन से बता देंगे, उनके रिलेटिव मोशन से हम बता देंगे। मान लो ये अर्थ है और इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट। ये हो गया आपका मून और ये हो गया आपका अर्थ। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसकी होगी वैल्यू mv²/r, क्योंकि इसकी अपनी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और जो इसकी सेंट्रीपिटल वैल्यू होगी फोर्स की वो इक्वल होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, क्योंकि ग्रेविटी है जो मून पे लग रही है जिसके कारण वो अर्थ पे फॉल कर रही है। वो वैल्यू होगी Gm मास ऑफ अर्थ, G स्मॉल m मास ऑफ मून, तो यहाँ पे भी है, और डिस्टेंस जो ये r है उसका स्क्वायर जो कि हम निकाल रहा है फोर्स Gmm/r²। और ये अगर हम इसे काट दें तो स्मॉल m मास है मून की, तो G² की वैल्यू आएगी Gm/r। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालें, आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अगर आप देखो तो मून एक सर्कमफेरेंस नहीं कर रहा कवर, फुल सर्कमफेरेंस कवर कर रहा है। सर्कमफेरेंस की क्या फॉर्मूला है 2πr, और डिस्टेंस क्या है 2πr। तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि v है 2πr/v, जो हमने यहाँ पे भी निकाल रखा है, जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। तो t इज इक्वल टू 2πr/v। अब यही अगर v को हम t से रिप्लेस करें, अगर यही v को अगर हम t से रिप्लेस करें, v² कर दें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4πr²/t²। यहाँ पे मैंने बस ये किया है कि इस v को इधर लेके गया हूँ ना, और 2πr/t में दोनों को स्क्वायर कर दिया है, तो v² की वैल्यू आ गई है 4πr²r²/t²। अब ये v² यहाँ और ये v² यहाँ, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँगा। तो अगर मैं करूँ Gm/r इक्वल टू 4πr²r²/t² इक्वल टू v²। अगर मैं यहाँ से इनको कैलकुलेट करूँ इस फॉर्मूला को, तो वैल्यू आ जाएगी t² इक्वल टू 4π²/Gm मल्टीप्लाइड बाई r का क्यूब, क्योंकि ये r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिक फंडा यही है कि ये जो t² है प्रोपोर्शनल है r³ के, क्योंकि 4π आप तो देख रहे हो 4π² तो कांस्टेंट है, g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और मास ऑफ द मून तो चेंज नहीं होगा, तो वो भी एक कांस्टेंट है। तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²।
वही हम इलेप्टिकल ऑर्बिट में इसको रिप्लेस कर देते हैं अर्थ के मेजर एक्सिस से, तो वो फॉर्मूला आ जाता है T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू AQ, जो कि केपलर का थर्ड लॉ है। तो आज हमने सीखा कि ग्रेविटी किसे कहते हैं, ग्रेविटी के साथ साथ ग्रेविटी को सेंट्रल फोर्स मोशन क्यों कहते हैं, और सेंट्रल फोर्स मोशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, और उसके साथ साथ हमने ये भी पता कर लिया कि क्यों है कि अर्थ इलेप्टिकल मोशन में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और केपलर्स के क्या क्या लॉज हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, थैंक यू।